गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर विद इन द क्रेनियम इज कॉल्ड इंक्रीज्ड आईसीपी। ठीक है, आईसीपी के बारे में आज बात करेंगे। आईसीपी में तीन मेजर रोल थिंग प्ले करती है। एक होता है ब्रेन पैरेन्काइमल। ब्रेन पैरेन्काइमल का मतलब क्या होता है, यानी जो ब्रेन के सेल्स हो गए, जो ब्रेन के टिश्यू हो गए, उनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका सीएसएफ हो गया। सीएसएफ आपका 10% मेजर, और हो गया आपका ब्लड सप्लाई हो गया ब्रेन में। ठीक है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इंक्रीज प्रेशर विद in the cranium, within the cranium is called increased ICP, and ICP is composed of, यहाँ लिख देता हूँ, ICP is composed of three things. Which thing? three. कौन कौन सी है? एक आपकी मैंने बताया आपको ब्रेन पैरेन्काइमल हो गई, दूसरी होगी आपकी ब्लड सप्लाई, तीसरी क्या हो गई आपकी सीएसएफ। ठीक है, तीन रोल प्ले करते हैं। अब प्ले करते हैं, ये हो गया आपका 78% रोल प्ले करता है, ये आपका 12% रोल प्ले करता है, सीएसएफ आपका 10% रोल प्ले करता है। और एक थिंग और, सीएसएफ है ना जो कोरोइड प्लेक्सिस से प्रोडक्शन होता है, और कितना होता है इसका कोरोइड का, यानी कि 0.5 ml पर मिनट। ठीक है, और 30 ml पर आवर, और 720 ml 24 आवर। ठीक है, और एक थिंग और, जिसमें से क्या होता है 120 यानी कि 720 ml 24 आवर में प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का, जिसमें से 120 to 150 कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर, और जो 600 ml है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है कोरोइड विलाई से। CSF is constant and 600 ml CSF is reabsorbed कोरोइड विलाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई के बारे में आगे बात करता हूँ अगले पेज पे। यानी कि अभी ब्लड सप्लाई, यानी कि आईसीपी कंपोज थ्री थिंग, ब्रेन पैरेन्काइमल, ब्रेन टिश्यू 78% रोल प्ले करता है। फिर आगे आपका कौन सा ब्लड सप्लाई आपका 12% रोल प्ले करता है। सीएसएफ आपका 10% सप्लाई मेजर रोल प्ले करता है, किसमें, इंक्रीज आईसीपी में। और 0.5 ml पर मिनट प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का, 30 ml पर आवर एंड 720 ml पर 24 आवर, जिसमें से 120-150 कांस्टेंट रहता है, और 600 ml आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है।
अब कारण क्या है इंक्रीज आईसीपी का? आईसीपी के कारण ब्रेन ट्रॉमा, ब्रेन की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, हेमाटोमा हो गया, कोई ट्यूमर हो गया ब्रेन का, हाइड्रोसिफेलिस हो गया, ये रोल प्ले करते हैं इंक्रीज आईसीपी में, इनका कारण है। कॉज ऑफ इंक्रीज आईसीपी, कारण क्या है? अभी आपको बताया ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, हेमरेज, हाइड्रोसिफेलिस, ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, ये आपका इन्फ्लामेशन हो गई, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये आपका रोल प्ले करती है किसमें? ये कारण है, ठीक है, ये कारण है कॉज ऑफ इंक्रीज आईसीपी के। क्या क्या है? ब्रेन सर्जरी हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई हेमरेज हो गया, हाइड्रोसिफेलिस हो गया, ब्रेन का कोई ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया, हाइड्रोसिफेलिस, ये सब रोल प्ले करते हैं, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस। अब आगे साइन पढ़ेंगे हम। और याद रखना फर्स्ट साइन, अगर इंक्रीज आईसीपी है तो अडल्ट के अंदर फर्स्ट साइन क्या होगा? अडल्ट के अंदर फर्स्ट साइन इंक्रीज आईसीपी का होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होगा? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अगर आईसीपी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज आईसीपी का फर्स्ट साइन इन द अडल्ट इज कॉल्ड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपको अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं दिया होगा तो दूसरा ऑप्शन होगा आपका क्या? दूसरा ऑप्शन होगा आपका क्या कहते हैं? रेस्टलेसनेस। दूसरा ऑप्शन होगा आपका रेस्टलेसनेस, ठीक है। साइन एंड आपके सिम्टम्स अब मैं बता देता हूँ। पहला क्या होगा? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन अडल्ट। ये क्या है? फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। और क्या होगा? और आपका अगर ये नहीं होगा तो और आपका रेस्टलेस होगा, रेस्टलेसनेस। और फर्स्ट साइन बच्चे के अंदर क्या होगा? फर्स्ट साइन बच्चे के अंदर होगा वोमिटिंग।
Vomiting is the first sign. In increase ICP, ठीक है, ये आपके हो गए फर्स्ट साइन। अब आगे और साइन पढ़ते हैं। रेस्टलेसनेस बता ही दिया। और क्या होगा, सेमी कॉन्शियस होगा पेशेंट, इंक्रीज आईसीपी होगा तो पेशेंट सेमी कॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की इंक्रीज आईसीपी से। ठीक है, उसके बारे में अब पढ़ते, कंफ्यूजन होगा पेशेंट को। कंफ्यूजन, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और सिक्स साइन क्या होगा, डेथ। ठीक है, अब ये हो गया आपका साइन एंड सिम्टम्स। और आगे डिटेल में और भी स्टडी करते हैं किसकी, साइन एंड सिम्टम्स की। आई रिस्पॉन्स में क्या होगा, आई रिस्पॉन्स में आपका होगा, यानी कि थर्ड क्रेनियल नर्व आपकी अगर यूनिलेटरल कंप्रेशन होती है, यानी ओक्यूलोमोटाइल जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो कंप्रेस होएगी, तो पेशेंट का प्यूपिल जो है, जो पेशेंट का प्यूपिल है रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, लाइट से यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेट रहेगा। और आई रिस्पॉन्स में क्या होगा, नो प्यूपिल रिएक्शन बाय लाइट। नो प्यूपिल रिएक्शन बाय लाइट। ठीक है, ये होगा आपका नो प्यूपिल रिएक्शन बाय लाइट आई रिस्पॉन्स में। और क्या होगा, आपका यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेट रहेगा। क्यों, क्योंकि आपकी थर्ड जो क्रेनियल नर्व है वो कंप्रेस है। यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेट ड्यू टू थर्ड क्रेनियल नर्व कंप्रेस। और अगर बाइलेटरल होगा तो दोनों बोथ क्रेनियल नर्व कितनी होती है, पेयर में 12 होती है और नंबर में 24 होती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है 100%। और इसमें से इंक्रीज आईसीपी के अंदर से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। आईसीपी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोजीशन के बारे में पूछा जाता है, एक्सेप्ट कुसिंट्राइड से आता है, आई रिस्पॉन्स से आ जाता है। ठीक है, पोस्चरिंग आ जाती है, पोस्चरिंग आगे पढ़ाऊंगा अभी। अब अगर पेशेंट का बायलेटरल प्यूपिल डायलेट हुआ और फिक्स्ड हुआ तो ये आपका इंडिकेट करेगा किसको, बोथ अगर क्रेनियल नर्व जो थर्ड ओक्यूलोमोटार है वो कंप्रेस हो रही है या फिर पेशेंट को मिड ब्रेन इंजरी हो गई तब। ड्यू टू बोथ
इंजरी। और ओमनियस साइन होगा। ओमनियस साइन का मतलब क्या है? पिन पॉइंट प्यूपिल होगा। पिन पॉइंट प्यूपिल क्यों होगा? पिन पॉइंट प्यूपिल भी होगा, जैसे मॉर्फिन की हो गया। मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी से क्या होता है? मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी से प्यूपिल क्या हो जाता है? एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई रिस्पॉन्स में ये देखिए, ये भी दिखेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा मॉर्फिन से, पिलोकार्पिन ड्रग से, इन सब से देखने को मिलता है। कौन सा? ओमनियस साइन। और पॉन्स इंजरी हो गया। और क्या होगा? मॉर्फिन टॉक्सिसिटी। एक ड्रग है पिलोकार्पिन, उसकी वजह से भी। ये कौन सी है? एक होती है आपकी माइड्रेटिक ड्रग, एक होती है मायोटिक ड्रग्स, ठीक है। माइड्रेटिक क्या करेगी? माइड्रेटिक पीपल को डायल करेगी। माइटोटिक क्या करेगी? माइटोटिक पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन 100% आता ही है क्वेश्चन नोट सेट के अंदर। मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो गई। ठीक है। नॉर्मल पीपल का साइज क्या होता है? नॉर्मल पीपल का साइज होता है 2 to 6 mm, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें से भी आ जाता है आपका ये नो पीपल रिस्पॉन्स। ये आपके सीधे नोट सेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नॉर्मल पीपल साइज आ जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या? आगे हम वाइटल साइंस पढ़ेंगे। वाइटल साइन में क्या होगा? वाइटल साइन में आपका आ जाएगा कोसिंट्राइड। कोसिंट्राइड में क्या होगा? कोसिंट्राइड में क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिपनिया होगा पेशेंट को, ठीक है। ये सब देखने को मिलेगा। और कोसिंट्राइड से 100% एक्सेप्ट क्वेश्चन करके या फिर एक पर्टिकुलर साइन से क्वेश्चन आता ही आता है। और आगे आपका इरेगुलर इसमें, और एक और स्पेसिफिक साइन होता है इसके अंदर, कौन सा? आपका चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में हाइपर एपनिया एंड एपनिया देखने को मिलेगा आपको। क्या होगा वाइटल साइंस के अंदर? क्या देखने को मिलेगा आपको? कोसिंट्राइड। कोसिंट्राइड से आएगा ही आएगा। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आएगा। और लिखवा के ले लेना। पहला क्या है? एक्सेप्ट करके ही पूछ सकते हैं वाइटल साइन। कोसिंट्राइड 100% नोट सेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक्सेप्ट करके पूछ सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर साइन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, और आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पेशेंट को क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया, और एक स्पेसिफिक साइन होता है जिसको बोलते हैं चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा? हाइपर एपनिया, पेशेंट ज्यादा तेज सांस लेगा, और एपनिया एकदम सांस रोक लेगा, यानी कि पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट होएगा और एकदम एपनिया होगा, पेशेंट को सांस रोक लेगा। ये देखने को मिलेगा। ये क्यों मिलेगा आपको देखने को? यानी कि बेसल गैंग्लिया या बेसल गैंग्लिया डैमेज हो गया हो आपका, या फिर सेरिब्रल हिमस्फीयर जो है, सेरिब्रल हिमस्फीयर में इंजरी हो गया, इस वजह से चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा।
ये नोट सेट का क्वेश्चन, ये नोट सेट का, ठीक है। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में कैसे होगा, पेशेंट सांस ले रहा है, हाइपर एपनिया एंड एपनिया, अगेन पेशेंट ब्रीथ, हाइपर एपनिया, एपनिया is a pattern of the Chinese stroke respiration. Now this condition is due to cerebral hemisphere damage or basal ganglia damage. This seen in case of cerebral hemisphere injury और बेसल गैंग्लिया डैमेज, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर दूसरा आ जाता है, ये तो क्वेश्चन ट्राइड था, इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे नोट सेट के अंदर, ये स्पेसिफिक है, आईसीपी से पूछा ही जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस नोट सेट में भी, आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे आईसीपी से पोजीशन के रिगार्डिंग और भी। और अब आपका आएगा पोस्चरिंग, यानी कि बॉडी के रिफ्लेक्सेस और पोस्चरिंग के बारे में। दो तरह की होती है, एक होती है आपकी एक होती है डीकोर्टिकेट, एक होती है डीसेरिब्रेटिव। 2 तरह की पोस्चरिंग होती है इसके अंदर। यानी कि पेशेंट, मैंने जीसीएस में भी पढ़ा था आपको, ये पेशेंट दोनों हाथ क्या कर लेगा, क्लंच कर लेगा चेस्ट की तरफ और फ्लेक्शन कर लेगा, मुट्ठी को क्या कर लेगा, फ्लेक्स कर लेगा और अडक्शन कर लेगा, बॉडी के एकदम पास ले आएगा। इसको बोलेंगे डी कोर्टिकेट। डीसेरिब्रेटिव में क्या होगा, दोनों हाथ जो है वो अबडक्ट रहेंगे बॉडी से और फ्लेक्स रहेंगे, दोनों मुट्ठी ऐसे रहेगी, इसको बोलेंगे डीसेरिब्रेटिव। डीकोर्टिकेट सीन इन, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज होने में भी दिखता है, ठीक है। डेसिब्रेटिव, अब आ गया डेसिब्रेटिव। डेसिब्रेट आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बॉडी के रिफ्लेक्सेस। अब इसमें क्या होगा, यानी कि एक होता है आपका फ्लैश्ड पैरालिसिस, एक होता है आपका स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है। इसके अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या होगा, मसल टोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक होता है आपका स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस के अंदर क्या होगा, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एकदम स्टिफ हो जाएगा, यानी कि अकड़ जाएगा। अगर ऐसे है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, एकदम स्टिफ, उसको बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। लेकिन इसमें हमें कौन सा देखने को मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा फ्लैसिड पैरालिसिस।
ठीक है। और आपको वोमिटिंग मिलेगी विदाउट नोजिया ड्यू टू मेडुला ओब्लिंगाटा डैमेज। अगर यानी कि इंक्रीज आईसीपी में, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक स्पेसिफिक साइन होता है, यानी कि हमेशा जब हमें वोमिटिंग होती है तो क्या होता है, नोजिया पहले होता है, उसके बाद वोमिटिंग होती है। लेकिन क्या होगा, मेडुला ओब्लिंगाटा डैमेज होने पे क्या होगा, नोजिया नहीं होगा, वोमिटिंग होगी। ठीक है, विदाउट नोजिया वोमिटिंग होगी, ये स्पेसिफिक है। यानी कि वोमिटिंग में ओके और विदाउट नोजिया। विदाउट नोजिया ड्यू टू मेडुला ओब्लिंगाटा डैमेज। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और डी कोर्टिकेट डी सेरिब्रेटिव, ये तो पूछे जाने वाले ही, ये भी क्वेश्चन है। फ्लैसिड पैरालिसिस भी है, वोमिटिंग भी पूछा जाता है। ये आपके यानी कि आईसीपी से हर क्वेश्चन ही आपका पॉइंट पे है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपका आ गया डायग्नोस्टिक में हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक में हम हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्कल एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ये सब करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसके अंदर क्या होगा, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्कल एक्सरे, स्कल एक्सरे कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हो उसके लिए, सब देखने के लिए, उससे भी आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, ईईजी हो गया। और आपका और कौन सा हो गया आपका, पीईटी। पोस्चरन पोस्चर एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, पीटी अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या, मैनेजमेंट में आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इसकी मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या आएगी आपकी, मैनेजमेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस आएगी मैनिटोल के अंदर अगर हम मैनिटोल देंगे तो नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, हमें आवरली यूरिन आउटपुट मेजर करना है। ठीक है, ये एक ओस्मोटिक डायरेटिक है मैनिटोल। मैनेजमेंट में क्या आएगा, ड्रग ऑफ चॉइस में क्या आएगा आपका, मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल 20% IV, ओस्मोटिक डायरेटिक।
यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा मैनेजमेंट से भी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, इंक्रीज आईसीपी की, तो मैनिटोल जवाब देना है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नर्सिंग पीरियोडिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि नर्स क्या करेगी, नर्स की फर्स्ट पीरियोडिटी क्या होगी, तो आपको क्या जवाब देना है, आवरली यूरिन आउटपुट मेजर करना है, ठीक है। और एक होता है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में आपका कौन सा आ जाएगा, लेसिक्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, डेक्सामिथाजोन हो गया, हाइड्रोकोट हो गया आपका, और डेक्सामिथाजोन हो गया, हाइड्रोकोट हो गया, प्रिडनिसोलोन हो गया, ठीक। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर प्रिडनिसोलोन एक तो, ठीक है। और आपका इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपको देखने को, यानी कि जब भी हम पेशेंट को स्टेरॉइड्स देते हैं, पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं, उसका शुगर लेवल हमेशा क्या होगा, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इंसुलिन को सप्रेस कर देते हैं। इंसुलिन को सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, सप्रेस करेंगे तो शुगर का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो नर्सिंग की प्रायोरिटीज में क्या होगी, शुगर को चेक करना, ठीक है, शुड बी चेक्ड शुगर। शुड बी मॉनिटर, ठीक है। नर्सिंग प्रायोरिटी ये होगी इसकी। और क्या होगा आपका, और क्या आएगा आपका, अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे पेशेंट को, कोर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को चल रहा है, तो इसके साथ हमें क्या देना है, एंटासिड देना है। यानी कि अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर करवाते हैं। पेप्टिक अल्सर भी होगा, एसिडिटी होगी, पेशेंट को एसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, पेप्टिक अल्सर ना हो, इसीलिए हम पेशेंट को इसके साथ क्या देते हैं, इसीलिए हम पेशेंट को इसके साथ एंटासिड देते हैं, ठीक है। यानी कि इसके साथ हमें एंटासिड देनी है, इट गिवन कंबाइंड विद, इट गिवन ठीक है, टू प्रिवेंट क्या है, और टू प्रिवेंट एसिडिटी, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल एसिडिटी, ठीक है। ये हो गया आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब आ गया आपका मैप। अब इसमें
हमें मैनेज क्या करना है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर में क्या होगा, मैप माइनस इंक्रीज आईसीपी, यानी कि मैप माइनस मैनेज क्या करना है, सीपीपी, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, सीपीपी इज इक्वल टू मैप माइनस आईसीपी। अब मैप कैसे निकलेगा, पहले हमें मैप निकालना है, इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी क्या होता है, यानी आईसीपी का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 5 to 15 mmHg। अब हमें मैप निकालना है, पहले हमें मैप निकालना पड़ेगा। मैप निकालने के लिए क्या करना है, मैप निकालने के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और प्लस 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 होता है हमारा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 120 प्लस 8 to 16 यानी 160 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 कर दो। अब कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, 280 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका 93.33। ये क्या हो गया, 93.3 आपका मैप आ गया। और आपका अब सीपीपी का फॉर्मूला ये था, मैप आ गया, आईसीपी आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या लेंगे, ये सीपीपी हो गया, ये ले लिया हम 93 लेंगे, ठीक है। 0.33 नहीं ले, 93 माइनस कितना है आईसीपी 15, कितना हो जाएगा 78 mm of Hg is a normal cerebral perfusion pressure। ये हमारा हो गया सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। यानी कि हमने क्या करा, सीपीपी का फॉर्मूला क्या है, मैप इज इक्वल टू माइनस आईसीपी। आईसीपी, अब मैप हमें मैप निकालना है, मैप निकालने के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। 120 हमारा क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल, डायस्टोलिक 80 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 160, 120 बाई 1 प्लस 160 280 डिवाइडेड बाई 3, 93.3। अब अगर हमें सीपीपी निकालना, फॉर्मूला हमें पता है, 93 ले लिया माइनस आईसीपी इंक्रीज कर दिया, कितना आ गया 78 mm ऑफ Hg। अब आगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट आपका। ठीक, यानी कि पहला क्या आएगा, मिनिमल सक्शनिंग, ठीक है। मिनिमल हमें सक्शनिंग करनी है और 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी है, यानी सक्शनिंग नेवर बी मोर देन 10 सेकंड, ठीक है। हम ईटी ट्यूब से ही 15 सेकंड तक, बस ईटी ट्यूब ही है जिसमें 15 सेकंड तक हम क्या कर सकते हैं सक्शनिंग, अदरवाइज नहीं कर सकते और किसी भी टीटी वगैरह से। और मिनिमल सक्शनिंग करना है, सक्शनिंग नेवर बी
more than 10 seconds and avoid hypoxia. Avoid क्यों? Hypoxia can cause increase CO2 and increase CO2 तो क्या होगा, आईसीपी बढ़ जाएगा, हाइपोक्सिया होगा, पेशेंट को बॉडी कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगी, हार्ट रेट बढ़ाएगी, तो क्या होगा, आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइपोक्सिया इंक्रीज CO2, इंक्रीज CO2 एंड आईसीपी। ठीक है, ये हो गया आपका। और ऑलवेज पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। ठीक है, 100% ऑक्सीजन से। विद और इसके हर पॉइंट में क्वेश्चन है, आईसीपी के नर्सिंग मैनेजमेंट में, साइनर सिम्टम्स में, हर चीज में इसका एमसीक्यू है। ठीक है, यानी कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपर वेंटिलेट द पेशेंट मतलब क्या करेंगे, पेशेंट को हमेशा हाइपर वेंटिलेट करके रखेंगे। पोजीशन क्या देंगे, पेशेंट को पोजीशन क्या देंगे, टेंडलवर पोजीशन। अवॉइड करेंगे रिवर्स टेंडलवर, पेशेंट को पोजीशन देंगे, रिवर्स टेंडलवर पोजीशन देंगे पेशेंट को, यानी कि पेशेंट का हेड अप की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अवॉइड टेंडलर पोजीशन कैसी होती है, टेंडलर पोजीशन ऐसी होती है। ठीक है, ये शॉक पेशेंट को देते हैं, ये पेशेंट का क्या है, ये पेशेंट का हेड है और ये क्या है, फुट है। ये हो गई आपकी ट्रेंडलवर पोजीशन। ये शॉक पेशेंट में देते हैं ब्लड सप्लाई के लिए, ताकि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर जाए। गिव रिवर्स टेंडलवर पोजीशन टू द पेशेंट, यानी कि हेड एंड साइड पहले नीचे, मतलब टेंडलवर में क्या था, नीचे की तरफ था, रिवर्स टेंडलवर में ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये हो गया आपका हेड एंड साइड, ये फुट एंड साइड, ये हेड, ये फुट, ये क्या है आपका, ये आपका रिवर्स टेंडलवर पोजीशन। और पेशेंट को काम एंड कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड कूल एंड calm environment to the patient। ठीक है, पेशेंट को कूल एंड काम, लिमिटेड फ्लूइड इनटेक देना है, लिमिटेड फ्लूइड इनटेक। और पेशेंट को मॉर्फिन वगैरह नहीं देना है। क्यों, मॉर्फिन क्या करता है, ब्लड से ऑक्सीजन का कंजप्शन करता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा तो पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, तो इंक्रीज आईसीपी ऑब्वियस सी बात है होगा। मॉर्फिन वगैरह ये सब अवॉइड करना है। ये हो गया आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब आगे फर्दर स्टडी करेंगे और किसी डिजीज पोर्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।